हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस विद्या ज्ञान चैनल में। जैसा आपको मालूम है कि आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, अब मैथ्स की बारी है। मैथ्स को 14 चैप्टर्स हैं। आज हम मार्क्स वाइज, चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा ये आज से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 40 नंबर आपके बड़े आसानी से आ सकते हैं। ठीक, तो वो 40 नंबर कैसे हम स्कोर करेंगे उसकी स्ट्रेटजी, और अब हमें इन बाकी बचे हुए 8-9 दिनों में कैसे क्या करना है उस पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, आज सबसे पहले हर चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है। पहला चैप्टर बेटा रियल नंबर्स, ये 6 नंबर रियल नंबर। पॉलिनोमियल्स 5 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 6 नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 नंबर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 नंबर। ट्रायंगल्स 8 नंबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर। मैंने आपसे कहा हुआ है 40 नंबर। आप जिन चैप्टर्स को, जिन्होंने अभी अपनी कोई तैयारी नहीं के बराबर जो मान रहे हैं कि हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है, उन बच्चों के लिए मैं जिन चैप्टर्स को टिक कर रहा हूँ, मैं इस पर स्टार लगाता जा रहा हूँ, उन चैप्टर्स को आप ढंग से करिएगा, क्योंकि आप कम टाइम दे करके आप उस पर अच्छी ग्रिप बना सकते हैं। उनमें बेटा एक तो लीनियर इक्वेशंस, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एक चैप्टर ये अभी जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं उनमें। दूसरा चैप्टर ये 6 एंड 5। तीसरा चैप्टर इसी में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मार्क्स बेटा 6 + 5 + 6, ये कितने हो जा रहे हैं? 12 और 5 17। शुरू के इन चैप्टर्स में से अगर मैं पॉलिनोमियल्स को छोड़ दूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी बच्चों के ज़्यादातर ये चैप्टर्स तैयार रहते ही हैं, इन चैप्टर्स को और आगे आने वाले चैप्टर्स में जो मैं लेने वाला हूँ, अगला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये 7 मार्क्स का है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स। सर्किल्स 7 मार्क्स। एरिया रिलेटेड टू सर्किल 5 मार्क्स। सरफेस एरिया इन वॉल्यूम 5 मार्क्स। स्टेटिस्टिक्स 5 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स। तो मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए उसमें पहला बताया लीनियर इक्वेशन, जिसका वेटेज 6 नंबर का है। 6 नंबर लीनियर इक्वेशंस, 5 नंबर एपी, 5 एपी। 6 नंबर कोऑर्डिनेट, 6 नंबर कोऑर्डिनेट। इसके बाद सर्किल 7 नंबर +7 नंबर सर्किल। फिर 5 नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। फिर 5 नंबर स्टैटिस्टिक्स और लास्ट में 6 नंबर प्रोबेबिलिटी। बेटा इन सब का सम करो, ये सारे 6 5 11 6 17 7 24 24 और 10 34 और 6 40। तो ये 40 वो नंबर है बेटा जो आप बहुत थोड़ी मेहनत करके अगर इन 6 दिनों में लगातार आप इनका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके 40 नंबर से कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा आप सहयोग करें, इन चैप्टर्स पर आप विशेष ध्यान दें। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, उन बच्चों के लिए। बाकी जिन्होंने मेहनत की है वो तो सारे चैप्टर्स करेंगे, उनको तो आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके आना ही, ठीक है। ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनको यह लगता है कि हम कैसे पास होंगे। एटलीस्ट बेटा 40 नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, चाहे आप बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले, ठीक। तो लेट अस कंटिन्यू। आज हम इन चैप्टर्स में से शुरू के 3 चैप्टर्स की आपसे डिस्कशन करेंगे। 3 चैप्टर्स को डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनमें पहला चैप्टर आता है दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर में 2-3 फ्रेंड्स, पहला चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो फिर भी मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि बेटा कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं और अगर आपको इनमें डिफरेंस नहीं मालूम है तो आपके ये छोटे सवाल गलत हो जाते हैं। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट द थिंग्स। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 एंड सो। ये वो नंबर है काउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। होल नंबर्स 0 इसमें और मिला दिया जाए, 0 1 2
3 एंड सो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा, सवाल इनसे बनते हैं। इन कंसेप्ट्स के ठीक से ना मालूम होने की वजह से आपके सवाल गलत हो जाते हैं। इंटीजर्स में 0, सारे के सारे होल नंबर विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, +-1, +-2, +-3 एंड सो। ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो, दीज आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होंगे। तो कंपोजिट में बेटा, कंपोजिट में आ जाता है 2, 2 कंपोजिट है या प्राइम, ये लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको समझ लीजिएगा। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी 2 नंबर से ज़्यादा से होती है, यानी कि 2 एक कंपोजिट नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, 2 एंड 1। 3 के 2 फैक्टर हैं, 3 एंड 1। इसके अलावा 3 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब दीज आर नॉट द कंपोजिट नंबर्स, जो खुद से डिवाइड हो, सिर्फ खुद से और 1 से, तो वो नंबर्स क्या हैं? दीज आर प्राइम। ठीक है, इसके अलावा जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, किसी एक से और डिवाइड हो, तो वो नंबर्स कंपोजिट है। यानी कंपोजिट नंबर में सबसे पहले आने वाला नंबर है 4। क्यों? 4 देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 के फैक्टर 2 भी है, 1 भी है और 4 फैक्टर्स। 4 के 1, 2, 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए 4 एक कंपोजिट नंबर। ठीक, अब सवाल आता है कि 1 को क्या माना जाए। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 प्राइम नहीं है और कंपोजिट नहीं। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है। 1 इज, इसको नोट कर लेना बेटा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, और 2 इज नॉट अ कंपोजिट। 2 एक कंपोजिट नंबर है। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप क्या 1 को प्राइम मानते हैं? नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम। सो 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3 दूसरे नंबर का प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर दैट इज 4। 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। अब एक बात आती है को प्राइम, कंपोजिट नंबर की बात हो गई। अब इसके बाद आती है टू इज ओनली द इवन प्राइम। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। तो ये एक्सेप्शंस है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। अब एक वर्ड आता है को प्राइम। को प्राइम ये वो नंबर्स, इनमें जरूरी नहीं है कि नंबर्स प्राइम नंबर्स, जिनका HCF 1 है वो नंबर्स को प्राइम होते हैं। नंबर्स
which are having HCF 1, जिनका HCF 1 आर को प्राइम। अब देखिएगा को प्राइम का एग्जांपल, जैसे 4 और 9, ये नंबर्स कैसे होंगे को प्राइम, वजह कि 4 और 9 का HCF 1 है, इसलिए 4 and 9 आर को प्राइम। 6 और 12 क्या को प्राइम हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं। 6 के साथ में अगर मैं 7 लूँ या यस 6 and 7 दीज आर को प्राइम, इनका HCF क्या होगा? 1। तो वो नंबर्स जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम कहलाते हैं। ऐसे दो इंटीजर्स जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल आप जानते हैं, रेशनल जो नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सके वो रेशनल है। जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, नॉट इन द फॉर्म, ये रेशनल है। और जो नॉट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, दीज आर इर्रेशनल। ठीक है। रेशनल इरेशनल की ये बात आपको मालूम है, ये रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है इसके बाद? फंडामेंटल थ्योरम, इसको आप देख करके घबराइएगा नहीं, सिर्फ इसका मतलब ये किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर, ये क्या होते हैं? आर यूनिक। यूनिक का मतलब क्या? मान लीजिए यहाँ मैंने नंबर लिया 64, 64 ना लेकर के मैं 68, 68 के फैक्टर्स करें प्राइम फैक्टर्स, बताइए ये 34 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 17। इसके अलावा इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2 है 17, वी में राइट इट एज 2 स्क्वायर 17। तो ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम बताता है किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिखा 2 टू 17, इसको लिखा 17 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 17 इंटू 2, यानी कि अगर हम ऑर्डर को मेंशन ना करें तब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन 17 एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, दो बार। दैट मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक। 2 का एक्सपोनेंट क्या है? 2। 17 का एक्सपोनेंट होगा 1। ये किसके फैक्टर्स में है? 68। तो किसी भी प्राइम नंबर के जो किसी भी कंपोजिट नंबर के सॉरी किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो यूनिक। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इसी से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे मैंने लिखा 3.57, ये टर्मिनेट हो, 5.32 टर्मिनेट हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दीज आर रेशनल।
नॉन टर्मिनेटिंग में 2.57 3833838। अब देखिए टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट बार बार 383838 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, लेकिन कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग 2.30110010020003। तो देखिए ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। ध्यान से देखने में, नॉन टर्मिनेटिंग में दो काइंड हो गए, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? रेशनल। ठीक है, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा रिपीट भी नहीं हो रहा वो क्या है? इरेशनल। तो आप समझ सकते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ ये टाइप है जो इरेशनल है, जो ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है, ना ही टर्मिनेट ना ही रिपीट। ठीक है, ये तो बेसिक बेटा आपको जानकारी दी गई, आपकी क्लास 9th स्टैंडर्ड की बात थी। अब क्लास 10th में जो दो कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं वो क्या है बेटा? ये नंबर आपको छोड़ना नहीं है, ये नंबर आपको बड़ी आसानी से गेन आप कर सकते हैं। ये है अगला कंसेप्ट, दो नंबर्स का रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। दो नंबर्स के LCM और HCF, मान लीजिए दो नंबर्स हैं A और B, LCM into HCF, दैट इज इन्हीं दो नंबर्स के LCM और उन्हीं दोनों नंबर्स के HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट पर बराबर होता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है ये कंसेप्ट जो है वो सिर्फ दो नंबर्स के लिए सही है ना, A B दो नंबर्स, दो से ज्यादा नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अगली बात है बेटा, किसी भी नंबर का एनी नंबर कैन एंड with 0 if it has 2 and 5 both as factor। इसमें 2 और 5 दोनों ही एक फैक्टर हो, वही नंबर एंड उनका 0 से हो सकता है। जैसे 2 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें 2 तो है बट 5 नहीं, 2 की पावर n 2 है बट 5 नहीं। ठीक, 6 की पावर n की बात अगर मैं करूँ तो 6 की पावर n का एंड क्या 0 से हो सकता है? नहीं, 6 टू दी पावर n कैन नॉट एंड विद 0। क्यों? इसमें 2 है 3 है, इसमें 2 की पावर n और 3 की पावर n, 5 इज नॉट हियर एज फैक्टर। ठीक है बेटा, इसमें क्योंकि 5 एक फैक्टर नहीं है इसलिए इसका एंड भी 0 से नहीं है। ये सवाल एक कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है? किसी भी नंबर जैसे √2, √3, √5 इनका इरेशनल होना।
प्रूव करते हैं √2, √3, √5 इनमें से कोई भी नंबर आपने किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट दैट इज इर्रेशनल। ठीक, अब इसको कैसे हम प्रूव करते हैं, इससे पहले कि मैं इसका प्रूविंग कराऊं, एक कंसेप्ट है बेटा, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर ए, तो p is also divisible by prime number a। अगर p कोई नंबर जिसका स्क्वायर अगर प्राइम नंबर a से डिविजिबल है तो p भी इस प्राइम नंबर a से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हम इस पर कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना वो प्रूविंग नहीं होती। अब देखिए, जैसे आपको प्रूव करना है √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसके रेशनल प्रूव करने के लिए मान लीजिएगा लेट √3 बी, इसको रट लेना, ये सवाल आना ही है। ठीक है, √3 बी अ रेशनल नंबर। अगर बेटा ये रेशनल है तो इसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p, ये बेटा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पी क्यू आर ओ प्राइम, ये बात आपको जरूर लिखना है। ठीक है, अगर आप मार्क्स पूरे गेन करना चाहते हैं तो इन बातों को भूलना नहीं। √3 अगर एक रेशनल नंबर है तो ये p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें q 0 नहीं होगा, p q को प्राइम इंटीजर, को प्राइम कौन से होते हैं, जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं या जिनका HCF 1। ठीक, अगर ऐसा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं तो क्या मिलने वाला है, देखिएगा 3 इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक, अब पी स्क्वायर इज 3q स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर 3, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर 3। सो यहाँ पर आप लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बताया था उस हिसाब से अगर ये पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। p 3 से डिविजिबल होने का मतलब p का एक फैक्टर 3 होना चाहिए, p डिविजिबल बाई 3 का मतलब p का एक फैक्टर 3। तो ये बेटा अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में लगा दूं, पुटिंग इन 1, तो p स्क्वायर की जगह 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल 3q स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर इज इक्वल 3q स्क्वायर, या 3m स्क्वायर इज इक्वल q स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से ध्यान दो, ये पहले हमने दिखाया p इज डिविजिबल बाई 3, p इज डिविजिबल बाई 3, और यहाँ से ये q स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, so q is also divisible by 3। अब देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है q is divisible by 3, ये कह रहा है p is divisible by 3। इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं मिलाऊं, p is divisible by 3, q is divisible by 3, p और q दोनों divisible by 3 है, इसका मतलब p और q को प्राइम नहीं है। और हमने शुरू में क्या माना है, देखो p q r को प्राइम, मैंने इसको लिखा छोड़ा है, p is divisible by 3 और q is divisible by 3, इसका मतलब p और q में एक फैक्टर 3 कॉमन है। और शुरू में बेटा हमने स्टेटमेंट क्या माना है कि p q r को प्राइम होने का मतलब इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ लिखेंगे, इसको चाहे तो रोमन में फर्स्ट, इसको सेकंड कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, p डिविजिबल बाई 3,
सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है q इज डिविजिबल बाई 3, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड by first and second, we conclude that 3 is common factor of P and Q. P और Q का कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि इसका मतलब इसका HCF 1 नहीं, which contradicts the assumption. क्या एज्यूम किया था हम लोगों ने? हमने एज्यूम किया था that EQR को-प्राइम, ठीक है, हमने माना था वो बात यहाँ पर गलत हो गई, यानी कि हमारी मानी हुई बात सही नहीं है। हमने क्या माना था? PQ को-प्राइम माने थे, यानी कि √3 को हमने एक रेशनल नंबर माना था, यानी हमने जो माना था वो गलत था। हेंस यानी विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द assumption that PQR को-प्राइम, so √3 is not a rational number। ये बेटा आपको तैयार करना, ये चाहे √3 का हो, चाहे √5 का हो, √7 का हो, सभी के लिए बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सिर्फ यहाँ पर ये डिजिट जो है वो 3 की जगह 5 हो जाएगी, 5 की जगह 2, जैसा भी हो सवाल वो, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इसकी लगभग 90% पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर की खास बात है। जैसे 2 + 3√5 इज इरेशनल, इसके लिए बेटा हमें क्या करना होता है? इसमें भी वही एजम्पशन, मान लीजिए ये रेशनल है तो 2 + 3√5 इज इक्वल a/b। इसमें क्या करना है? 3√5 a/b -2, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये a - 2b/b, 3√5। सो व्हाट इज √5 नाउ? a - 2b/3b, बस। अब यहाँ से आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब ये देखिए राइट साइड में ये नंबर्स कैसा लग रहा है? a और b इंटीजर्स हैं, which shows that √5 is रेशनल। ये रेशनल क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर a - 2 भी एक इंटीजर होगा, 3b भी एक इंटीजर होगा, तो ये नंबर्स p/q फॉर्म में लिखा होने की वजह से एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बट हम क्या जानते हैं? √5 वाकई में क्या रियल है? नहीं। वाकई में क्या ये रेशनल है? ये रेशनल नहीं है, ठीक है। देखिए a - 2b/3b की फॉर्म में लिखा होने की वजह से आप क्या करें? ये नंबर एक रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल, बट √5 के बराबर है, √5 रेशनल होता नहीं, यानी कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। 2 + 3√5 को रेशनल मानना गलत है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये तो प्रूव करना था, हमने इसको रेशनल माना, लेट इट बी रेशनल। अगर रेशनल मान रहे हैं तभी तो a/b फॉर्म में, a अगर b फॉर्म में मान रहे हैं, यहाँ पर क्या मिल जाएगा? √5 एक रेशनल जैसा जो रेशनल नहीं, यानी कि हमारा एजम्पशन ठीक नहीं है। तो इसमें बेटा क्या ध्यान रखना है? इस नंबर को आपको सब्जेक्ट बना करके a/b में से इसको शिफ्ट करना है, इसको यहीं रोकना है। 3 × √5 था तो इसको √5 से भी यहाँ रोकेंगे, 3 मल्टीप्लाइड था, इसको यहाँ डिवाइड किया, नाउ इट इज कंपेयर्ड विद p/, जिसको देख करके हमें लग रहा है ये रेशनल है। रेशनल अगर ये है, अगर ये रेशनल है, 5 के बराबर √5, जो वाकई में रेशनल होता है, यानी हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है। हेंस दिस नंबर इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के जो भी कंसेप्ट थे, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं बेटा, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, छोटी छोटी सी बातें आएंगी, इन्हीं पर बेस्ड
क्वेश्चंस आते हैं तो आप देख लेना।